हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे यूनिट 7, जिसमें हम बात करने वाले हैं विज्ञान शिक्षण के मुद्दे और चुनौतियों के बारे में। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़, क्योंकि आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ये वाला ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंस पेडागोजी भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमारा एक ही बचा है, एक ही सब्जेक्ट बचा है 508, जिसमें हम कला और शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद फिर हम उसे कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हमारी NIOS समरी जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करें यूनिट 7 क्या है, इसके अंदर क्या नहीं है। चीज़ें कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब सिंपल ही है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक न्यू पॉइंट जो हमें देखने के लिए इसमें मिलने वाला है वो है वैज्ञानिक ज्ञान। जैसे हमने वैज्ञानिक अवधारणाओं के बारे में पढ़ा था, ऐसी थोड़ा सा वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में है। सबसे पहले बात कर लें विज्ञान सभी के लिए। अगर हम साइंस की बात करें तो विज्ञान सभी के लिए ही है, कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई विज्ञान का अध्ययन कर सकता है। विज्ञान आखिरकार एक सामाजिक उद्यम है, यानी साइंस इज अल्टीमेटली अ सोशल एंडेवर। विज्ञान ज्ञान है और ज्ञान शक्ति है। शक्ति के साथ आती है अक्लमंदी व आज़ादी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। विज्ञान आपका ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान आपकी शक्ति हो जाएगी और शक्ति के साथ ही फिर अक्लमंदी आती है। विज्ञान में क्षमता है वह लाभप्रद हो सकती है और हानिप्रद भी हो सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि साइंस जो है वो हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिप्रद भी है, मतलब उससे नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि काफ़ी हथियार बने हुए हैं जिनसे नुकसान हो सकता है और काफ़ी दवाइयाँ बनी हुई हैं जो हमारी मदद करती हैं। विज्ञान के लाभ चुने हुए लोगों तक ही सीमित नहीं होते, ये सारी मानवता के लिए है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी कोरोना की वैक्सीन बनी हुई है, ठीक है। अब ये वैक्सीन कुछ ऐसी तो है नहीं सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलेगी। अब ये वैक्सीन आप सभी को लिए दी जा रही है और सभी को फ्री में दी जा रही है। तो विज्ञान में जो भी आविष्कार होता है वो सभी के लिए होता है। अगर मैं बात करूँ इंटरनेट का आविष्कार जो है वो एक तरह से साइंस ही है, लेकिन उसका फायदा आजकल हर कोई उठा रहा है, ठीक। तो इसका आनंद सभी के लिए मिलता है। विज्ञान का मानवीयकरण अनिवार्य है। मानवीयकरण अनिवार्य होने का मतलब है कि विज्ञान ऐसा हो जो मानवता के लिए फैसिलिटेट करे, मानवता को उन्नत बनाने में सहायता करे, क्योंकि विज्ञान और तकनीक का मूल उद्देश्य हमारे जीवन को आसान बनाना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही हम कह सकते हैं। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल यही है कि हमारी लाइफ है वो इजी हो सके। जैसे साइंस ने इतने सारे आविष्कार करे, हम अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में साइंस ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी करी है। इसका फ़ायदा क्या हुआ? हमारा जो आने जाने का टाइम था वो बच गया। मोबाइल फ़ोन की बात करें जो इतना ज़्यादा इसको स्मार्ट बना दिया गया है, तो इससे हुआ क्या? इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम घर बैठे कर सकते हैं। भारत सरकार का विज्ञान एवं तकनीकी विभाग विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है और विभिन्न परियोजनाएं चालू की गई हैं। इस मंत्रालय द्वारा एक विशेष कार्यक्रम है इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, जिसे हम इंस्पायर के नाम से जानते हैं। तो यह एक इसने चलाया। इसके 5 भाग होते हैं, जिसमें शिक्षा अनुसंधान की सारी सीमाएं कक्षा 6 से उत्तर स्नातक सम्मिलित हैं। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो इंस्पायर प्रोग्राम है, इंस्पायर प्रोग्राम विज्ञान की शिक्षा से या विज्ञान एवं तकनीकी से रिलेटेड है। आगे बात करें तो भारत सरकार के विज्ञान व तकनीकी विभाग के 2 स्वायत्ता भाग हैं। पहला नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस कम्युनिकेशन NSSTC और दूसरा है विज्ञान प्रसार, ठीक। विज्ञान प्रसार नाम से तो शायद एक चैनल भी चलता है। आगे है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस NCSC, भारत सरकार के विज्ञान व तकनीकी विभाग द्वारा समर्थन प्राप्त NCSTC नेटवर्क का एक माना हुआ प्रोजेक्ट है। ये जो मैंने 2 बात यहाँ पर डिस्कस करी, एक बात डिस्कस करी NSSTC के बारे में और दूसरी बात यहाँ पर बात करी हमने NCSC के बारे में। इनका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये किस से रिलेटेड है। तो ये साइंस एजुकेशन से रिलेटेड है। विज्ञान की आवश्यकता और महत्व इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, ये चीज़ पढ़ लेते हैं हम। विज्ञान शिक्षा को सही तरह से प्रदान करके हम छोटों में कुछ मूल्यों का विकास कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से करने के लिए एक विज्ञान शिक्षक ही सही व्यक्ति है। तो विज्ञान शिक्षा को सही तरीके से प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन है? शिक्षक ही है, जो सही तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकता है। बात कर लिए हम विज्ञान शिक्षा के बारे में, यानी कि साइंस एजुकेशन के बारे में। शायद मैंने ऊपर वैज्ञानिक शिक्षा बोल दिया था, हम यहाँ पे विज्ञान शिक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। विज्ञान शिक्षा को प्राकृतिक व सामाजिक विज्ञान, गणित, तकनीकी में शिक्षा माना जा सकता है। विज्ञान का बृहद स्वरूप समाज के संदर्भ में भौतिक दुनिया की जांच पर केंद्रित है।
इस स्वरूप में कई कारकों के शेष संबंधों के बारे में सोचा जा सकता है। देखो यहाँ पर हम भौतिक दुनिया की जांच पर केंद्रित होने का मतलब यह है कि हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में चीजें किस तरह से घटित हो रही हैं, इन सब का अध्ययन विज्ञान के अंदर करेंगे। एक चीज दूसरी चीज से किस तरह से रिलेटेड या कोई भी दो वस्तु आपस में किस तरह से संबंधित है, इसका अध्ययन हम विज्ञान शिक्षा में करते हैं। इसमें हमारा अवधारणा की समझ आ जाएगा, प्रक्रिया कौशल, मानसिक आदित्य विज्ञान, तकनीकी और समाज में संबंध, ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम विज्ञान में बात करते हैं। विज्ञान शिक्षा द्वारा हमें विवेकपूर्ण सोच को बढ़ावा देना चाहिए, तभी हम उन परिस्थितियों से निपटने का हल ढूंढ पाएंगे जैसे कि गोपाल के सामने आई थी। यहाँ पर ये जो गोपाल है ये एक ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उस एग्जाम्पल से रिलेटेड है। समझने वाली बात इतनी है कि विज्ञान शिक्षा द्वारा हमें विवेकपूर्ण सोच को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट था। आगे बात करते हैं वैज्ञानिक साक्षरता। अब वैज्ञानिक साक्षरता क्या है? वैज्ञानिक साक्षरता का अर्थ है कोई व्यक्ति अपने दैनिक अनुभवों से संबंधित जिज्ञासा से उत्पन्न प्रश्न पूछ सकता है, पता लगा सकता है, प्रश्नों के उत्तरों का निर्धारण कर सकता है। देखो वैज्ञानिक साक्षरता मतलब कि साइंटिस्ट की तरह से सोचना। साइंटिस्ट ने जितनी भी डिस्कवरी करी है वो स्टार्ट हुई है कैसे से और क्यों से, कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, और यदि कोई काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जिज्ञासा संबंधी प्रश्न होना चाहिए, फिर उन प्रश्नों का पता लगाओ, फिर उनके उत्तरों को निर्धारित करो। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति में आलोचनात्मक अवलोकन, वर्णन, स्पष्टीकरण और प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने की क्षमता है। अगर ये क्षमता है तब हम कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक रूप से साक्षर है। वैज्ञानिक साक्षरता का तात्पर्य व्यक्ति राष्ट्रीय व स्थानीय कौशलों में निहित वैज्ञानिक मुद्दों को पहचान सकता है और वैज्ञानिक व तकनीकी संबंधी सूचनाएं रखता है, यानी कि उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। वैज्ञानिक साक्षरता का तात्पर्य यह भी है कि प्रमाणों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करना। देखिए साइंटिफिक लिटरेसी या हम बोले साइंटिफिक नॉलेज के अंदर ऐसी चीजें आती हैं कि आप यदि कोई लॉजिक दे रहे हो तो उस लॉजिक का आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कि यार ये लॉजिक हमने इस बेस पर दिया है, या उनका मूल्यांकन करना, इन तर्कों से निकले कौशलों को उपयुक्त तरीकों से प्रयोग करना, ये भी वैज्ञानिक साक्षरता के अंदर आएगा। तो वैज्ञानिक साक्षरता के यहाँ पर 3 डेफिनेशन है, तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बात करेंगे विद्यालय पाठ्यक्रम के मुख्य घटक जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए, कौन कौन से हैं वो। एक ज्ञान का आधार जिसमें मूल अवधारणाएं व नियम हो, साथ ही अप्रत्यक्ष अभिधारणाएं भी हो जैसे कि एकता और विभिन्नता। विज्ञान तकनीकी व समाज में से संबंधों की समझ, यानी कि विज्ञान और तकनीकी का समाज में किस तरह से संबंध है। मानव उद्यम के रूप में विज्ञान की क्षमताएं क्या क्या हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। सोचने की क्षमता, सोच प्रक्रिया पर भरोसा और समय से समाधान कौशलों व प्रक्रियाओं का विकास। इसके साथ ही वैज्ञानिक प्रकाशनों को पढ़ने व व्यक्त करने की क्षमता, प्रमाणों के आधार पर तर्कों का मूल्यांकन और निष्कर्षों का प्रयोग। ये सारी चीजें हैं जो हमें विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ जाएगा कि इनमें से कौन सा विद्यालय पाठ्यक्रम का घटक नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा विद्यालय पाठ्यक्रम का घटक है। ये जस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे आप चाहें तो ऊपर वाला पढ़ सकते हैं, चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक, विभिन्न क्षमताओं के लिए शिक्षण। महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया है बहुत बढ़िया, कि सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चों को आत्मिक, बौद्धिक व शारीरिक पहलुओं का विकास करे व निखारे। इस उद्देश्य में ही यह मान्यता निहित है कि शिक्षा में व्यक्तियों व समाज को बदलने की क्षमता है। ठीक, तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि बच्चों का आत्मिक, बौद्धिक व शारीरिक पहलू का विकास करें, वही सही शिक्षा है। वैज्ञानिक विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि के बारे में पहले हमने बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट 1 का स्मरण करें, यानी कि आप यूनिट 1 पर जाकर रिकॉल कर सकते हो। वैज्ञानिक विधि को परिभाषित करने से जानना अधिक आसान है। मोटे तौर पर कहें तो इसमें कई आपस में संबंधित कई चरण शामिल होते हैं। देखिए वैज्ञानिक विधि को परिभाषित करने से जानना अधिक आसान है। अगर हम उसकी परिभाषा बता देते हैं तो हम उसे अच्छे तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वैज्ञानिक विधि में कुछ पैटर्न चलता है, या हम कह सकते हैं कुछ सीक्वेंस चलता है, कुछ चरण, कुछ स्टेजेस चलती हैं जिनके बारे में हमने पहले बात करी है। उन्हीं को हम यहाँ पर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अवलोकन, फिर नियमितता व पैटर्न की खोज, परिकल्पना बनाओ, गुणात्मक व गणितीय मॉडल बनाना, उनके परिणाम निकालना,
नियंत्रित प्रयोगों व अवलोकनों द्वारा सिद्धांत का सत्यापन करना या फिर झुटलाना, और इस प्रकार नियमों, सिद्धांतों आदि तक पहुंचना जो इस भौतिक संसार को चलाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे चरण हैं वैज्ञानिक विधि के। कभी कभी एक सिद्धांत एक नए प्रयोग का सुझाव देता है और कभी कभी नए प्रयोग नए सिद्धांत को सुझाव देता है। यानी होता यह है कि कई बार कोई एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट पर काम करते करते न्यू थ्योरी डेवलप हो जाती है, या फिर किसी थ्योरी पर काम करते करते न्यू प्रोजेक्ट बन जाता है, नया प्रयोग आ जाता है। वैज्ञानिक अधिगम का जांच उपागम विभिन्न प्रक्रिया व शोध संबंधी कौशलों से भरपूर है, जो शिक्षार्थी को सक्रिय बनाता है और इंद्रियों का प्रयोग करवाता है व उसे भावात्मक रूप से शामिल करवाता है। इस प्रकार शिक्षार्थी अर्थपूर्ण संबंध बना पाता है। तो ये वैज्ञानिक सोच का एक तरीका बता दिया यहाँ पर क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, मेन बात यही है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस अगर इन्वॉल्व हैं तो आप खुद उसमें एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो ही जाओगे। ये देखो यहाँ पर एक सीढ़ी चढ़ना बताया कि सबसे पहले आप अवलोकन करो, फिर वर्गीकरण, प्रयोग बनाना, परिकल्पना करना, नियंत्रित चरों का विश्लेषण और लास्ट में निष्कर्ष निकालना, और यहाँ पर आप फिर टॉप पर पहुंच जाओगे। ये विज्ञान अधिगम प्रक्रिया कौशल हो गया। वैज्ञानिक अधिगम में प्रयोगों की भूमिका, देखो अगर प्रयोगों की बात करें तो प्रैक्टिकल अगर जब व्यक्ति नहीं करेगा तो साइंस का कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, साइंस मतलब क्या है, करके सीखना। विज्ञान प्रयोगों की एक खास विशेषता है कि यदि एक प्रयोग को एक जैसी परिस्थितियों में किसी के द्वारा भी किया जाए तो प्रायोगिक सीमाओं के भीतर कहीं और कितनी भी बार उसे दोहराया जाए उसके परिणाम समान होंगे। देखिए कोई एक प्रैक्टिकल करा है, ठीक है, उस प्रैक्टिकल को किसी एक जगह करा तो उसके कुछ रिजल्ट इस तरह के आए, फिर दूसरी बार करोगे तब भी उसके रिजल्ट यही आएंगे, तीसरी बार करोगे तब भी सेम रिजल्ट, और चौथी बार करोगे तब भी सेम रिजल्ट, मतलब रिजल्ट सेम है। अगर रिजल्ट हर बार चेंज हो रहा है इसका मतलब आपके या तो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है या फिर आपकी मेथड में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ही गलती है। ठीक है, साइंस में ऐसा होता है कि जो रूल एक जगह बन गया वो बन गया। अगर वाटर जो है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, इस तरह से किसी भी वैज्ञानिक संकल्पना को पढ़ाते हुए प्रयोगों को सावधानी पूर्वक डिजाइन करना चाहिए व निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आ गया पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर, फिर विद्यार्थी शिक्षार्थी का स्तर क्या है, सामग्री आपके पास उपलब्ध है या नहीं, सामग्री ज़्यादा महंगी तो नहीं है, प्रदर्शन के लिए पर्याप्त समय आपके पास है या नहीं, शिक्षार्थियों की प्रतिभागिता और विषय वस्तु के अनुसार उचित होना। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम वैज्ञानिक संकल्पना को बताते हैं बच्चों को। और ये आवश्यक है कि शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए किस तरह से, एक ही प्रयोग को विभिन्न प्रायोगिक परिस्थितियों में करना, यानी कि चरों को बदल बदल कर। आप कोई भी एक, मान लो आप वो एक प्रैक्टिकल कर रहे हो, रेजिस्टेंस वाला प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो आप उसको चेंज करके देखो। जब आप उसको सीरीज में लगाते हो तब क्या चेंज होता है, तब यदि आप उसको पैरेलल में लगाते हो तब क्या चेंज होता है, वोल्टेज इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो आपकी विद्युत धारा है, करंट है, करंट को चेंज करने पर रेजिस्टेंस का किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। तो चरों को जिन्हें आप बदल सकते हो उन्हें बार बदल बदल कर प्रयोग करो। सही अवलोकन लेना, मापन के सही उपकरणों का चुनाव, सही मापन करना, अवलोकनों को व्यवस्थित ढंग से लिखना, अवलोकनों में लिखने वाले पैटर्नों का अध्ययन, परिणाम निकालना, औचित्य निर्धारण, निष्कर्ष निकालना और परिणामों को व्यावहारिक रूप में प्रयोग करना। ये सारी चीज़ें शिक्षार्थियों को पढ़ाई जानी चाहिए। देखिए कौशल, ये जो टेबल है ये छोटा सा एक कह सकते हो कॉन्सेप्ट मैप है, ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है। कौशल यानी कि स्किल दो तरह के होते हैं, एक तो प्रक्रिया कौशल होता है और एक जटिल सोच कौशल होता है। प्रक्रिया कौशल के अंदर क्या क्या आएगा मैं पूरा एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। प्रक्रिया कौशल में अवलोकन, मापन, वर्गीकरण, चरों की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, मॉडल का विकास, प्रयोग करना, आंकड़े एकत्र करना, आंकड़ों का विश्लेषण, परिणाम निकालना, औचित्य निर्धारण और लास्ट में निष्कर्ष निकालना, ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारी प्रक्रिया कौशल में। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एग्जाम में ये आ जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रोसेस स्किल के अंदर नहीं आता है, तो एक आध वो यहाँ से उठा के दे देंगे, बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ से दे देंगे। ठीक है, जटिल सोच कौशल यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल में तुलना करना, जब आप कंपेयर कर रहे हो तो क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी ही। उपमा बनाना, तर्क ढूंढना, समय से समाधान खोजना, मेरी अनुभूति यानी कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहा है, इसके अंदर प्रयोग करना और सृजन करना आ जाएगा।
तो ये पॉइंट्स आते हैं जटिल जटिल सोच कौशल के अंदर, बाकी ये पॉइंट आते हैं प्रक्रिया कौशल के अंदर। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, इनको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बात करेंगे विज्ञान अधिगम में शिक्षार्थियों द्वारा जांच। हमारा वास्तविक उद्देश्य है कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से स्व अधिगम करने के लिए तैयार करना। देखिए शिक्षार्थी द्वारा जांच का मतलब है कि बच्चों से बोलो कि कमी कहाँ है, समस्या कहाँ है, आपका प्रैक्टिकल अगर फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, खुद जांच करके देखो। दैनिक जीवन के अनुभवों से सहसंबंध। जब शिक्षार्थी अपने अधिगम का दैनिक जीवन से संबंध पहचानता है तो वह वैज्ञानिक खोजों के महत्व की सराहना करता है। जब उसे लगता है कि यार ये चीज़ तो मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक। जैसे जब हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चों को, या जब भी हम साइंस पढ़ाते हैं तो CH3COOH, ठीक है, CH3COOH पढ़ाते हैं, बच्चों को लगता है ये क्या है, फिर मैं बताता हूँ कि ये तो एसिटिक एसिड है, फिर भी वो लगता है यार एसिटिक एसिड क्या है, फिर मैं बोलता हूँ ये विनेगर है, जो आप घर में अचारों पर सॉस में डालते हो, ये वो चीज़ है, उन्हें लगता है यार ये तो हमारे यहाँ यूज़ होता है। कई बार जब हम एसिड के बारे में बताते हैं तो हम बोलते हैं कि तुम्हारे घर में जो इन्वर्टर की बैटरी है ये एसिड उसमें डाला हुआ है, तो वो उसे कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक। एक वो होता है और भी बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट भी घरों में यूज़ हो रहा होता है, और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जो घरों में पड़े रहते हैं। जैसे हम NaCl बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें लगता है NaCl कोई बहुत बड़ी चीज़ है, फिर बाद में इसका सिंपल बताते हैं कि नमक है, तो वो उसे कनेक्ट कर पा रहे होते हैं। विज्ञान शिक्षक निम्न तरीकों से पठन सामग्री को शिक्षार्थियों की रुचि के साथ जोड़ सकता है। कैसे? संकल्पना व निर्देशों को स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों के साथ जोड़कर। जो भी साइंस में कॉन्सेप्ट है ना, कोशिश करो कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की डेली लाइफ से जोड़ पाओ। विशेष उदाहरणों, उपमाओं व रूपकों का प्रयोग करके। उपमा और रूपक मतलब एक दूसरे के साथ कंपेयर करके, एक दूसरे के जैसा बताकर। विज्ञान, तकनीकी व समाज से संबंधित विषयों पर जोर देने हेतु पाठ्य योजना बनाकर। अगर शिक्षक पाठ्य योजना बनाएगा तो वो बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएगा। शिक्षार्थियों को आंकड़ों को चित्र, तालिका व ग्राफ के रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहकर। शिक्षार्थियों को पैटर्न पहचानने, भविष्यवाणी करने के लिए कहकर कि इससे कोई भी एक सीक्वेंस चल रहा हो तो ये किस तरह का पैटर्न है, आगे क्या आएगा इसमें, इस तरह से। अगर हम बच्चों से कह सकें कि जिस तरह से हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह से डेवलप हो रहा है, पहले क्या था अब क्या है, और अब आगे आने वाले टाइम पे किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, तो इसके बारे में हम बच्चों से कह सकते हैं। बच्चों को रोल प्ले करने के लिए कहकर जिसमें वैज्ञानिक सोच का प्रयोग करें या वैज्ञानिकों की भूमिका निभाएं। आपने बना दिया, एक को न्यूटन बना दिया, कांस्टेंट बना दिया, आर्यभट्ट, बारामीर, ये आप ये वैज्ञानिक बना सकते हो। तो बच्चों कुछ ना कुछ टाइम के लिए तो उस तरह से सोचेंगे। विज्ञान में प्रगति। विज्ञान और तकनीकी में उन्नति के कारण पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है। ये सेम एज इट इज स्टेटमेंट उठकर आया था DSSB के पेपर में, ठीक है, DSSB जो PRT के पेपर में ये स्टेटमेंट उठकर आया था। हम पूरे विश्व में किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, ये विज्ञान और तकनीकी की उन्नति के लाभ है। बिल्कुल ठीक है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। आजकल आज के टाइम पे मैं बात करूं तो ना तो कोई भी चीज़ दूर है ना कोई पास है। अब पास तो है, पास तो सब कुछ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते यार वो जगह बहुत दूर है, वहां पर कैसे जाया जाएगा। हर जगह जाना आसान है। विज्ञान शिक्षण में प्रगति। विज्ञान शिक्षण में प्रगति में पहला पॉइंट है कि अधिगम क्रियाकलाप केंद्र। हाथों से करने के अनुभव बच्चों में तार्किक सोच की विकसित करते हैं व उनमें अपनी समस्या समाधान खोजने की क्षमता के प्रति विश्वास जगाते हैं। तरुण बच्चे उन वस्तुओं में रुचि दिखाते हैं जिन्हें वे छू सकते हैं, इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उन परिस्थितियों में जो उन्हें पता लगाने में सहायता करती है क्या होता है। सारांश में वे घटनाएं पहलियां जिन्हें वे सुलझा सकते हैं, जो वैज्ञानिक अध्ययन का केंद्र है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि हाथों से करने के अनुभवों के बारे में। तो पॉइंट का नाम ही क्या था, अधिगम क्रियाकलाप केंद्र। यहाँ पर बात है कि बच्चों को एक्टिविटी कराई जाए, ठीक। जब वो हाथ से कुछ एक्टिविटी करेंगे तो उनका उनमें इंटरेस्ट जनरेट होगा और विज्ञान शिक्षण की प्रगति जो है वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। यदि कोई बच्चा सीखना सीख जाता है तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। क्या? बच्चा सीखना ही सीख जाए, बच्चा लर्न कर ले, ठीक। अब आप बोलोगे ये कैसा स्टेटमेंट है, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आपको चीज़ों को सीखना कैसे, यदि आप ये सीख जाते हो तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, ठीक। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि CDP है, अब आपको CDP पढ़ना कैसे, यदि आप ये सीख जाओ, ठीक है, तो आपकी पूरी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। आपको पता चले, कई लोग बोलते हैं सर मैथ से नहीं होता है,
ठीक है। यदि आपको मैथ्स को पढ़ना सीख गए तो मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व। कई लोगों को रीजनिंग नहीं होती, किसी को जीके नहीं होता, जैसे मुझे करंट अफेयर्स नहीं होता, सबका अपना अपना एक बिग पॉइंट होता है। बस हमें ये पता चल जाए कि इसे हमने सीखना किस तरह से है तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये अधिगम क्रियाकलाप का केंद्र द्वारा संभव है। एक ऐसे केंद्र का सबसे बड़ा लाभ है कि बच्चे को अपना मनपसंद कार्य करने की स्वतंत्रता मिले। तो इसके लिए कक्षा में हम एक कोना ऐसा बना सकते हैं जिसमें आप बच्चे से बोल सकते हो कि जो एक्टिविटी करने का आपका मन करे वो एक्टिविटी आप जाके करिए। हाथों से करके प्राप्त विज्ञान अनुभव बहुत अच्छे साबित होते हैं, परंतु कभी कभी वे सब कुछ अस्त व्यस्त कर देते हैं और अधिक समय ले लेते हैं। हाँ, ऐसा हो जाता है, जब हैंड्स ऑन एक्टिविटी होती है तो कई बार चीज़ें अस्त व्यस्त भी हो जाती हैं और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मल्टीमीडिया का प्रयोग करना। देखिए आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम चीज़ों को काफ़ी हद तक इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बारे में काफ़ी बात करी हमने एनआईयूज में, क्योंकि आज के टाइम में मैं बात करूँ तो आईसीटी का हर जगह यूज़ हो रहा है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वो भी इसी के अंदर आ जाता है। जिस तरह से प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाई हो रही है, यूट्यूब के द्वारा जिस तरह से कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, तो वो सब इसी में जाएगा। मध्य 1970 का साइट प्रयोग शायद दुनिया का पहला सामाजिक प्रयोग था जिसने शिक्षा के क्षेत्र में उपग्रह संचार को महत्व स्थापित किया। तो आपको याद रखना है, साइट प्रयोग पहला प्रयोग था जिसने उपग्रह संचार के महत्व को स्थापित किया। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा 1980 में क्लास प्रोजेक्ट आया, और भी कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे दिए होंगे। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 20 सितंबर 2004 को एक कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया एडुसेट करके। किसके लिए? ये सिर्फ शिक्षा कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए जो छोड़ा गया था। अगर आपको पता हो तो जो DTH है, DTH का फुल फॉर्म याद रख लेना, डायरेक्ट टू होम। DTH पर कुछ फ्री चैनल ऐसे चलते हैं जिनमें एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं, जिनमें टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। ठीक, अगर रेडियो ने देश भर में, ठीक है, उपग्रह रेडियो तो बहुत पुराना हो गया है। यह डिजिटल उपग्रह संचार रेडियो सिस्टम भू संगर्भित संचार उपग्रह का प्रयोग करता है, जो खासकर सीधे घर तक रेडियो, डायरेक्ट टू होम रेडियो द्वारा वेलकम। इसकी अनोखी ग्लोबल रिले क्षमता, जिसमें ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं क्योंकि ये बुक पुरानी है ना, ये रेडियो वगैरह के बारे में बात कर रहा है, तो ये पुरानी चीज़ की बात कर रहा है। आज के टाइम पे इंटरनेट, कंप्यूटर ये चलता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सारांश आपको सबको पढ़ना ही। ये फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर लिटरेसी एवं स्टडीज इन स्कूल, DTH डायरेक्ट टू होम, FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, PC पर्सनल कंप्यूटर, साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तो आपको क्लास हो गया, DTH एंड ये वाला, ये आपको कुछ नए लगे होंगे, बाकी तो पुराने थे। तो इसके साथ ही हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है और हमारा जो 510 वाला टॉपिक था वह भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब बस बचा है 508, जिसमें है 16 यूनिट। तो कोशिश करेंगे, यदि मुझे टाइम मिल पाया तो डेली एक यूनिट प्रोवाइड करा के 16 दिन में ख़त्म कर देंगे, या फिर इस मंथ में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश, सॉरी इस मंथ में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट मंथ नवंबर तक इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।